हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड प्लांट्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल या इंटरेस्टिंग लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड प्लांट्स। हमारे प्लांट्स में वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि टिश्यूज़ की हेल्प से होता है, और इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ द जाइलम एंड अनदर वन इज़ फ्लोएम। जाइलम में वेसल्स और ट्रैकेट्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फ्लोएम में सिर्विव ट्यूब्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम और ट्रैकेट्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, वाइल सिर्विव जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। जो जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम रूट से लेकर प्लांट की जो ऊपर वाली लीव्स हैं वहाँ तक ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ये डेड सेल ट्रैकेट्स और वेसल्स की मदद से होता है, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होता है। दूसरी तरफ जो फ्लोएम होता है वो सर्विव ट्यूब की वजह से ट्रांसपोर्टेशन करता है, और इसमें जो सेल्स होते हैं वो सारे लिविंग होते हैं, और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और ये मेनली फूड और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स, और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड और हार्मोन्स। देन अगर हम जाइलम ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़े तो इसमें मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले हमारी सॉइल में रूट हेड की हेल्प से एक लार्ज सरफेस एरिया बनाया जाता है, और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेल्प की मदद से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। ठीक है। एंड ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, उनके आयंस बनाते हैं और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस ट्रांसपोर्टेशन को हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, जिसमें एटीपी का यूज़ होता है। ठीक है। तो जब प्लांट सॉइल में रूट हेड की हेल्प से एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स का, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और जब इन्हीं वाटर और मिनरल्स का वो आयंस में फॉर्म करता है तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। नाउ कम्स टू अपवर्ड ट्रांसपोर्ट मूवमेंट एंड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को प्लांट रूट की हेल्प से प्लांट की ऊपर वाली लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। बट एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि रूट की हेल्प से हम वाटर को ऊपर की तरफ कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जस्ट ऐसा ही सिस्टम है, हमारे घर में मोटर लगी हुई होती है और हम ऊपर जो टंकी तक पानी पहुंचता है अपने आप, वैसा ही सिस्टम कुछ प्लांट्स में भी होता है। रूट में जाइलम की वजह से टॉप ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के एकदम टॉप पर ये जो मिनरल्स और वाटर हैं ये पहुंच जाते हैं, और ये ट्रैकेट्स और वेसल्स की मदद से पहुंचता है। ठीक है। जाइलम में क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रैकेट्स और वेसल्स की मदद से होता है। रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर इज जनरेटेड इन द रूट जाइलम ड्यू टू कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। रूट प्रेशर मेनली रूट जाइलम में होता है, जिसमें वाटर का अगर कंटिन्यूस ऑस्मोसिस होगा तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से रूट प्रेशर हो जाएगा। रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो पानी है जो कि रूट्स ने सॉइल से एब्जॉर्व किया था वो अब उसको ऊपर की तरफ भेजेगा प्लांट में, और रूट प्रेशर जो है वो मेनली स्मॉल श्रब्स हर्ब्स जो होती हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादा यूज़फुल देता है। ठीक है। नाउ H2O वेपर देखो, प्लांट्स में एज यू ऑल नो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको हम वेटेशन भी कहते हैं, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जाइलम में जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बनाए रखता है, यानी रूट प्रेशर को बनाए रखता है, और ये एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। ठीक है। और वाटर को ऊपर की तरफ ये पुल करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे सॉइल से पानी लिया, देन यहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर गया, देन पानी लीव्स तक गया, एंड फिर उसका ट्रांसपीरेशन हो गया। ठीक है। ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है? ट्रांसपीरेशन पुल जो है वो एक नेगेटिव प्रेशर होता है। रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर, ट्रांसपीरेशन पुल इज अ नेगेटिव प्रेशर। ठीक है। Suction force tension in xylem elements by transpiration from leaves of a tree canopy with a large surface area is known as transpiration pull. Transpiration pull क्या होता है कि सक्शन फोर्स होता है
रूट्स के नीचे से जो रूट्स ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया था वो सीधा प्लांट्स की लीव्स की तरफ जाता है जाइलम की हेल्प से, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जिस प्लांट की कैनोपी में एकदम ऐसे लार्ज सरफेस एरिया होता है उसमें ट्रांसपिरेशन फुल होता है और इसमें इवेपोरेशन जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है। ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में आता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड आता है, लेकिन इसको आपसे वो 2 वे में पूछ सकते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, एंड देन अनदर वन इज ट्रांसपिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल ईविल। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करना है। तो हाँ, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एक्सेस ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम प्लांट बॉडी। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट की बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर निकाला जाता है। ट्रांसपिरेशन का इम्पोर्टेंस होता है कि ये वाटर और मिनरल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, प्लांट की बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये वाटर और मिनरल्स लेके जाता है। ये ऑस्मोटिक बैलेंस भी रखता है और टर्जिडिटी ऑफ सेल को भी मेंटेन करके रखता है। It helps in the upward movement of plant. It gives a cooling effect and it also helps in the growth of plant. ये प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो इसके 4 इंपॉर्टेंस हो गए। पहला कि ये मिनरल्स और सॉल्ट को पूरी प्लांट बॉडी तक उसके अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। इसकी वजह से ओस्मोसिस और टर्जिडिटी ऑफ सेल्स बनी रहती है। इसकी वजह से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है, ये कूलिंग इफेक्ट कराता है और ये प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। फैक्टर्स हेल्प इन ट्रांसपिरेशन फुल। ट्रांसपिरेशन फुल में 2 फैक्टर्स हेल्प करते हैं। पहला तो है कैपिलरी एक्शन और दूसरा है कोएसिव और एडहेसिव फोर्सेस। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो डिटेल में नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आते हैं फ्लूएंट ट्रांसपोर्ट पे। फ्लूएंट ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ठीक है, फ्लूएंट ट्रांसपोर्ट में फूड और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम में किसका होता था? वाटर और मिनरल्स का। इसमें होता है फूड और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ये कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट की बॉडी में होते हैं और ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट की, उसमें सिंथेसिस कैसे हो रहा है, यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है और उसका स्टोरेज कैसे हो रहा है। ठीक है, और सोर्सेज लाइक लीव्स टू सिंक एंड वेयर द फूड इज यूटिलाइज्ड और स्टोर्ड। लीव्स में फूड जो होता है वो स्टोर होता है और यूटिलाइज होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल इन्वॉल्व्ड सीव ट्यूब्स कंपेन सेल रेगुलेशन। इसमें सीव ट्यूब्स की हेल्प से फ्लूएंट ट्रांसपोर्टेशन होता है। सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और ये प्रेशर डिफरेंस को भी मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से ट्रांसलोकेशन होता है और फूड का प्रेशर फ्लो होता है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से फूड और हार्मोन्स जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट है सीव ट्यूब्स में क्या होता है? सीव ट्यूब्स में सुक्रोज होता है जो कि एटीपी और एनर्जी की मदद से एनर्जी को यूज़ करता है। ठीक है, वाटर मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू सीव ट्यूब्स। वाटर जो है वो प्लांट के सराउंडिंग से सीव ट्यूब्स में जाता है। ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर एंड एनर्जी देयर इज अ इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे ही वाटर और एनर्जी बढ़ती है वैसे ही प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसको हम एक प्लांट की एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो प्लांट में क्या होगा कि ये जो प्लांट का जो ये फ्रूट है इस पर H2O मॉलिक्यूल्स होंगे और इस पर लेस यानी लो प्रेशर होगा। ये जो लीफ होगी इस पर ग्लूकोज होगा जो कि फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है और इस पर सुक्रोज या फिर शुगर हम कह सकते हैं वो भी होगा। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर से इस लीफ के अंदर सीव ट्यूब में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सुक्रोज की लोडिंग होगी सीव ट्यूब में, एनर्जी को यूज़ करेंगे और शुगर, ठीक है, उसकी यहाँ से अनलोडिंग होगी और वाटर मूवमेंट होगा। ठीक है, यहाँ से तो लोडिंग ऑफ सुक्रोज, यहाँ से अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज। ठीक है, अनलोडिंग ऑफ शुगर। एक्सक्रीशन होता क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, हमारी बॉडी का जो भी हार्मफुल जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इस एक्सक्रीशन में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड जैसे बहुत ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिक्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। यूरिया जो होता है वो लाइक नॉर्मल टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड इज़ लीस्ट टॉक्सिक एंड अमोनिया इज़ मोर टॉक्सिक। प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं हमारे ये अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के टाइम बनते हैं। अदर देन किडनीज, लीवर, लंग्स, स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन। किडनीज के अलावा लीवर, लंग्स ये सब भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब लीवर कैसे हेल्प करता है?
लीवर NH3 यानी अमोनिया को हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, लंग्स CO2 को बाहर निकालता है, और स्किन जो होती है वो एक्सेस H2O, प्रेस्पिरेशन की हेल्प से एक्सेस H2O, मिनरल, सॉल्ट, ये सब जो होता है वो स्किन हमारी ये सब की वजह से बाहर निकालती है। जैसे स्वेट नहीं होती, स्वेट की हेल्प से स्किन जो है वो हमारी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालती है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो किडनी के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप किडनी का जो डायग्राम है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ किडनी, और फिर इसमें आपको पार्ट्स दे देंगे, वो पार्ट्स इसमें लेबल करने का बोल देंगे, ठीक है। तो किडनी में सबसे पहले ये 2 बीन शेप्ड ऐसा कुछ होता है, ऑब्वियसली हमारी किडनी है, ठीक है, बीन शेप्ड किडनी होती है। अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन द लोअर डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी। किडनी जो होती है वो हमारी लोअर डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। इनका शेप कैसा होता है, बीन शेप होती है, ठीक है। नाउ बीच में ऐसा ट्यूब होता है। नाउ ये किडनीज अब एक ट्यूब की हेल्प से यूरेथ्रा से जुड़ी हुई होती है। ये जो होता है ये यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा एक ओपन पैसेज है जो कि हमारी बॉडी में से यूरिन को बाहर निकालता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ते हैं। ये जो ट्यूब होता है इसको क्या बोलते हैं, ये जो ट्यूब होती है ना, लॉन्ग थिन मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम किडनी टू द एंटायर यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर। इसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये एकदम पतली सी ट्यूब होती है जो कि हमारे किडनी से यूरेथ्रा तक का यूरेथ्रा तक फैली होती है, उसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये यूरिन के फिल्ट्रेट को ट्रांसपोर्ट करती है, यूरेथ्रा तक ट्रांसपोर्ट करती है। अब यूरेथ्रा क्या होता है, ओपन पैसेज होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से यूरिन बाहर निकल जाता है। और यूरिन को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम मैस्टुरेशन भी कहते हैं, मिक्सटुरेशन, ठीक है, मिक्सटुरेशन भी कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन में हेल्प करता है। हमारे यूरिन जो होता है वो इस ही यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर आप सोच लोगे ये दो बीच में ये ट्यूब कौन सी है, तो ये पहली तो है रीनल आर्टरी और दूसरी है रीनल वेन, ठीक है। ये जो इधर वाली है ये तो रीनल आर्टरी है, ये इधर वाली है ये रीनल वेन है, ठीक है। ये रीनल वेन है, ये रीनल आर्टरी है। ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि रीनल वेन कौन सी है, रीनल आर्टरी कौन सी है, ठीक है। और ये है हमारी रीनल कैप्सूल, और ये इसके ऊपर जो होता है ये एडेनल ग्लैंड होता है। हमारी किडनी में एकदम छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, जैसे कि लंग्स की जो यूनिट है वो एल्वियोलाई है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होता है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन एक छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जो कि हमारी किडनी पे पाई जाती है, और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी, ठीक है। अब किडनी के फंक्शंस आपको पता ही होंगे। किडनी जो है वो हमारी बॉडी में से जो यूरिन है उसकी फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, हमारी बॉडी में से जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालती है, और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि जो सॉल्ट, वाटर और मिनरल्स का जो हमारी बॉडी में जो कंटेंट है उसके रेगुलेशन में, यानी उसको एकदम मेंटेन करके रखती है। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। पहला, हमारी बॉडी में यूरिन के फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। दूसरा, यूरिन को यानी हमारी बॉडी के हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओस्मो रेगुलेशन यानी रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और मिनरल्स का जो हमारे ब्लड में या फिर हमारी बॉडी में जो मिनरल्स कंटेंट है उसको इक्वल रखना, बैलेंस रखना। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये नेफ्रॉन होता क्या है, ठीक है। तो नेफ्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्यूल होता है जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह हेल्प करते हैं, यानी छन्नी नहीं होती, ठीक है, उसकी तरह ये एक नेफ्रॉन हेल्प करता है। अब ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत बार एग्जाम में बनाने का आता है। सबसे पहले तो ये होती है बोमन्स कैप्सूल, ये ऐसे कैप्सूल की तरह बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। और इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर होती है आर्ट्रियोल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रीनल आर्ट्रियोल। इसमें से एक ऐसे आर्टरी बाहर निकलती है, इसको हम बोलते हैं रीनल आर्ट्रियोल। और इसके अंदर जो होता है बोमन्स कैप्सूल में, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर यहाँ से रीनल आर्ट्रियोल, ये रीनल जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये तो लॉन्ग एक्सटेंड हो जाती है, फिर पूरी ऐसे 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 ये पूरी एक्सटेंड हो जाती है इधर। और ये रीनल आर्ट्रियोल जो है वो इसको ऐसे कॉइल करते 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 फिर ये इस पे कॉइल हो जाती है, ठीक है। ये हो गया बोमन्स कैप्सूल। इसके बाहर, इसके अंदर बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस से ये जो ट्यूब्यूल ही कनेक्टेड है इसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसके ऊपर वाली जो ट्यूब्यूल है इसको हम बोलते हैं रीनल आर्ट्रियोल, ठीक है। ये हमारी बॉडी में से जो वेस्ट होता है वो निकाल के लाती है।
फिर यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, ये पूरा ऐसे नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। ये जो लूप बनता है इसको बोलते हैं हैंडलेस लूप। और ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, यानी यहाँ पे हमारा यूरिन आके सब कलेक्ट होता है। ये होती है रीनल वेन, ठीक है। यहाँ से ऐसा आता है वेस्ट हमारी बॉडी का। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या होता है? क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जो है उसमें ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर यानी एक जाल की तरह होता है, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की साइट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन किडनीज। किडनीज में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। आपको ऑप्शन देंगे बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, या फिर कुछ भी ऐसा ऑप्शन दे देंगे तो आपको लिखना है ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है यूरिन फॉर्मेशन पे। यूरिन फॉर्मेशन पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस है। यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ब्लड को फिल्टर करते हैं और इसके मेजर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जो कि कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। दूसरा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी हमारी बॉडी का जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया, अब उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो वापस रख लेना, उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये कहाँ पे होता है? ये रीनल कैपिलरीज जो होती है ना, रीनल ट्यूब्यूल की, वहाँ पे होता है। तीसरा होता है सिक्रीशन, ये कलेक्टिंग डक्ट में होता है, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसको एक स्टेप को आप समझेंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलर, सबसे पहली बात तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलस में होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे ब्लड का फोर्स या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ये फिल्ट्रेट जो है ये बाद में बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट जो ब्लड के जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो साथ में आते हैं इस फिल्ट्रेट में, ब्लड सेल्स के अलावा, ठीक है। ब्लड सेल्स के अलावा सारे कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। ये लिखा है कम टुगेदर इन द फिल्ट्रेट एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी अच्छे मिनरल्स हम रख लेंगे हमारी बॉडी में जो यूजफुल है। प्रेजेंट सराउंडिंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, ये रीनल ट्यूब्यूल्स के पास में होता है। रीनल ट्यूब्यूल कहाँ पे होती है? रीनल ट्यूब्यूल होती है, ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है, इसमें ग्लोमेरुलस है, इसमें से ये रीनल आर्ट्रियोल निकला और ये वाली जो है ये हमारी रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये रीनल ट्यूब्यूल है, तो ये रीनल ट्यूब्यूल में होता है। और ऑल्सो यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स आर रीअब्सॉर्ब्ड अलॉन्ग विद वाटर। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इनके जैसे जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं वो वापस अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन द हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी। अब हम कितना पानी एब्जॉर्ब करेंगे ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में पानी है कितना, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में पानी कम है तो हमें ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा है तो हम कम एब्जॉर्ब करेंगे। ये ऑस्मोटिक बैलेंस को भी बना के रखता है। सिक्रीशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट का इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कलेक्टिंग डक्ट को क्या होता है कि बॉडी का वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अगली जो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो, अब अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो फिर उसकी बॉडी में से जो वेस्ट चीज़ है वो कैसे बाहर निकलेगी? तो उसे एक आर्टिफिशियल किडनी लगवानी पड़ेगी, यानी उसे हीमोडायलिसिस करवाना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल किडनी लगवानी पड़ेगी। ये एक ऐसा प्रिंसिपल होता है डायलिसिस का जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जो कि सेमी परमिएबल यानी सिंथेटिक मेम्ब्रेन की हेल्प से होती है। एक मशीन टाइप का कुछ होता है जिसमें आपकी शायद वीकली आपका पूरा ब्लड जो है वो बॉडी का वो प्योरीफाई करते हैं। अब ये बच जाता है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब ह्यूमंस की तो बात हो गई, प्लांट्स में तो कुछ वेस्ट होगा था। तो प्लांट्स अपना जो वेस्ट है वो कैसे बाहर निकालते हैं? तो प्लांट्स में एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू या फिर गटेशन हम जैसे कहते हैं उसके थ्रू बाहर निकलता है। प्लांट्स में CO2 और O2 दोनों ही डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट से बाहर निकल जाती है। देखो प्लांट्स के लिए CO2 और ऑक्सीजन दोनों ही वेस्ट है और काम आने पे दोनों ही काम आती है, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर्ड इन डेड टिश्यूज, फॉर एग्जांपल जाइलम में मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो स्टोर करके रखते हैं। और स्टोरेज ऑफ सेल्यूलर वैक्यूल्स का भी जो स्टोरेज है वो भी रखते हैं। और फ्रूट्स, सीड्स, फूड जो होता है प्लांट्स का, इनमें भी वो अपने प्लांट बॉडी का वेस्ट जो है वो रखते हैं। और जैसे ही वेस्ट उसमें जो, ठीक है, वो उसका एब्सिशन हो जाता है फिर, ठीक है। लीव्स में वेस्ट रखते हैं और जैसे ही लीव्स गिरती है तो उसका एब्सिशन हो जाता है। मनी वेस्ट आर डायरेक्टली सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ गम, लेटेक्स और रेजिन्स, ठीक है। प्लांट में बहुत सारा वेस्ट जो है वो गम, लेटेक्स और रेजिन्स की हेल्प से भी बाहर निकलता है, जो कि हमारे बहुत यूजफुल होता है। डायरेक्ट सिक्रीशन बाय रूट्स इनटू सॉइल बाय वाटर, ठीक है। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन बहुत सारे तरीकों की वजह से होता है। सीधा वो रूट की हेल्प से सॉइल में एक्सक्रीशन कर सकते हैं। दूसरा गम, लेटेक्स और रेजिन्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तीसरा लीव्स की हेल्प से भी वो एक्सक्रीशन करते हैं। दूसरा देन नेक्स्ट जो होता है वो सेल्यूलर वैक्यूल्स की स्टोरेज की हेल्प से भी करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो अपने डेड टिश्यूज में स्टोर करके रखते हैं। CO2 और ऑक्सीजन का जो, ठीक है, डिफ्यूजन करते हैं और ट्रांसपिरेशन के थ्रू या फिर गटेशन कह सकते हैं उसको भी होता है। सो दिस वॉज आवर होल चैप्टर। इसके बाद में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और जो NCERT क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल होता है? सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सलाइवा
सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज करके एक जो एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर्स में, ठीक है। स्टार्च का यानी इसमें मेनली प्राइमरी डाइजेशन जो होता है वो होता है हमारे माउथ में सलाइवा की हेल्प से। सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। हमारी बॉडी में फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं और ये प्रोसेस कहाँ होता है। हमारी बॉडी में फैट्स जो होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को लिवर या पैंक्रियास की हेल्प से सिक्रीशन मिलता है लाइपेज एंजाइम का, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये फैट है वो ब्रेक डाउन होता है। Bile salts from the liver break down the large fat globules into smaller globules so that the pancreatic enzyme lipase can easily act on them. This is referred to as emulsification of fat. Bile salt जो होता है यानी bile juice जो होता है वो हमारे लिवर से सिक्रीट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और ये फैट की जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पैंक्रियास से जो लाइपेज एंजाइम आता है वो इस पर ईजिली एक्ट कर सकता है और इसका इमल्सिफिकेशन कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स प्रोडक्ट्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं और इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट आर द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस की हेल्प से होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इन सब की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं और इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं CO2 और सनलाइट और वाटर भी होता है, ठीक है। हाउ आर फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में फूड फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय द स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड फ्लोएम अचीव्ड बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ATP। प्लांट में मेनली फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं और फ्लोएम फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से उस प्लांट के अलग अलग पार्ट में और इसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो फूड है फ्लोएम की हेल्प से होता है। इसमें एनर्जी भी ATP भी बनती है, एनर्जी बनती है यानी ATP भी बनती है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जो कि हमारी किडनी में होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में एकदम लार्ज नंबर में होती है। यहाँ पे इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है सब्सटेंसेस का जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। और इनमें से जो यूजफुल चीज़ें होती हैं वो सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब भी हो जाती है यूरिन से। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।